या ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कुछ दिनों से आई वाज वेरी सिक और काफ़ी वीकनेस थी मुझे क्योंकि मौसम ऐसे चल रहा है डेंगू और मलेरिया का। नाउ आई एम नॉट फुली रिकवर, लेकिन मैं थोड़ा रिकवर हो गया हूँ। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो एग्ज़ाम है वो जो इंटरव्यू है आप लोगों का दूर नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो मेरे से लास्ट टिप आप लोग ले लीजिए। मैं आज कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा और उनको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग इन जो भी एस्पिरेंट इंटरव्यू वाले इन वीडियोस को आप ट्रेवलिंग करते वक्त या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस टाइम भी आप सुन सकते हैं। इन वीडियोस को का पर्पस से बनाने का ये है। देखिए सर 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली थोरोली रिवाइज करने हैं इस आइसन इंटरव्यू के लिए। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, आप लोग इससे बच नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन और समहाउ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पूछा गया है लास्ट साल में। मैं सीपीसी के साथ आज लिमिटेशन को खत्म कर दूंगा। मैं आज इनके सारे सवाल जो भी पूछे जाते हैं मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं वन लाइनर्स डिस्कस करूंगा इसके। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बस आप लोग सुन लीजिएगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपना सब्जेक्ट बता रहे हैं, सीपीसी बता रहे हैं या फिर लिमिटेशन बता रहे हैं, अपना फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सीआरपीसी होगी और जो 16 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहले आई विल मेक श्योर कि सारे मैं सब क्लासेस खत्म कर दूं। ठीक है, कुछ दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं, और वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि देखिए वीडियो के पहले थोड़ा रिसर्च करना होता है, वो रिसर्च भी नहीं कर पा रहा था मैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सीपीसी और लिमिटेशन की बात करता हूँ। सीपीसी में सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं वाद हेतुक। मैं आपको सिर्फ सिंगल वन लाइनर में आंसर दूंगा, आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए सर, देयर इज ए केस सोनिक सर्जिकल, उसमें कोज ऑफ एक्शन को डिफाइन किया गया था, और कोज ऑफ एक्शन को किसी भी जजमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है। कोज ऑफ एक्शन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, न तो जनरल क्लोजेज एक्ट के अंदर। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेरी उनसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल गाइडलाइंस है कि प्लीज एक बार जनरल क्लोजेज एक्ट पढ़ के जाइए। एक बार जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 में जितने भी डेफिनेशन क्लोजेस दिए हुए हैं उनको एक बार रीड करके जाइए कि क्या दिया हुआ है जनरल क्लोज एक्ट के अंदर। कभी कभी कुछ ऐसी डेफिनेशन पूछ लेते हैं जो कि जनरल क्लोज एक्ट के अंदर दी हुई होती है। ये मेरा अनुभव कहता है कि आप एक बार जनरल क्लोज एक्ट पढ़ के जाइएगा। अब मैं बात करता हूँ सीपीसी की और लिमिटेशन की। सबसे पहले वाद हेतु। कोज ऑफ एक्शन क्या होता है? कोज ऑफ एक्शन का सिंपल सा मतलब होता है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल राइट एंड देयर इज ए वायलेशन ऑफ सच लीगल राइट। मतलब कोई विधिक अधिकार है जो कि अस्तित्व में और उस विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और उस केस के अंदर जो डेफिनेशन बोली मैं वो भी बता देता हूँ। कोज ऑफ एक्शन इज ए बंडल ऑफ मल्टीपल राइट्स। कोज ऑफ एक्शन इज ए बंडल ऑफ मल्टीपल राइट्स and at the time of violation of any of such right it will gives a cause of action. cause of action मैंडेटरी होता है किसी भी सूट में फाइल करने के लिए, और जहां पे आपको पता है कि cause of action नहीं है तो वो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का पहला ग्राउंड बनता है cause of action, that there is no cause of action in the plaint itself, तो वो चीज रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा, मैं मैटर इशू की बात करता हूँ, विवादक तथ्य की बात मैं बात करता हूँ, मैटर इशू की बात करता हूँ, विवादक विषयों की बात करता हूँ। मैटर इशू की डेफिनेशन भी पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि मैटर इशू क्या होता है। पहले आपसे पूछेंगे रेस जुडिकेटा क्या है। आपने वहां पे जैसे ही जिक्र किया मैटर इशू का, आपसे पूछ लेंगे कि क्या होता है मैटर इशू। तो इसका अगर आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है तो आपको सिर्फ इतना सा बोलना है, सर वी हैव टू एग्जामिन हाउ द पार्टी अक्वायर्ड द टाइटल। हाउ द पार्टी अक्वायर्ड द टाइटल मतलब उस पार्टी को टाइटल कैसे मिला है, उसको कोई टाइटल, उसको कोई हक कैसे मिला है। आपको जब इस सवाल का आंसर मिले तो उसको हम कहते हैं मैटर इशू। हाउ द पार्टी अक्वायर्ड द टाइटल, उस पार्टी को, उस पक्षकार को हक कैसे मिला है। और मैटर इशू मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे पार्टी को टाइटल कैसे मिलता है सर, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टाइटल कैसे मिलेगा? सेल के थ्रू मिलेगा, या फिर गिफ्ट के थ्रू मिलेगा, या फिर विल के थ्रू मिलेगा, या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू मिलेगा, या फिर टेस्टामेंटरी सक्सेशन के थ्रू मिलेगा। आपको इन्हीं तरह से प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? मैटर इशू कहेंगे। ये रेजिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट है मैटर इशू, तो प्लीज इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट और क्या क्या सवाल है जो आपको एक लाइन में आने चाहिए कि सर जुरिस्डिक्शन क्या होता है और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस है। जुरिस्डिक्शन में और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस है। मैं बात करता हूं अधिकारिता की और मैं बात करता हूं सक्षमता की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अधिकारिता में और सक्षमता में क्या डिफरेंस है? सर जुरिस्डिक्शन जो होता है, अधिकारिता होती है 3 तरह की होती है।
सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी और टेरिटोरियल। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो विषय वस्तु संबंधी, धनीय संबंधी या वित्तीय संबंधी या फिर क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकारिता। सक्षमता जो होती है, कॉम्पिटेंसी में दो ही तरह की अधिकारिता आती है, एक होती है सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी, एक होती है पिक्यूनरी कॉम्पिटेंसी। आप देखेंगे रेस जुडिकेटा में कॉम्पिटेंसी वर्ड यूज हुआ है, न कि जुरिडिक्शन। वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अगर किसी कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं भी था और फिर भी उसने उस केस को सुन लिया है तो भी रेस जुडिकेटा लागू होगा, क्योंकि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था, क्योंकि टेरिटोरियल्स में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, एक सवाल मैं पूछ लिया आपसे, सर प्रॉपर पार्टी क्या होता है? इसका सिंगल वन लाइन में आंसर देना है आपको, तो सिर्फ एक आंसर आप लोग देंगे प्रॉपर पार्टी में, द पार्टी हु इज नेसेसरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सूट। द पार्टी हु इज नेसेसरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सूट। किस चीज के लिए आवश्यक है सर ये पार्टी? कॉम्प्रिहेंसिव सूट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव सूट मतलब एक विस्तृत वाद के लिए, एक विस्तृत बोल सकते हैं आप उसको बोल सकते हैं कि एक संपूर्ण वाद के लिए जो पक्षकार आवश्यक है उसको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। और नेसेसरी पार्टी में सिंगल एक लाइन में आंसर बोलना हो तो आपको सिर्फ एक लाइन में आप आंसर बोलना हो तो नेसेसरी पार्टी का आपको सिर्फ इसमें इतना सा बोलना है, नेसेसरी पार्टी इज द पार्टी बाय हुम, इसमें लिखना है नेसेसरी पार्टी ए पार्टी विदाउट हुम ए डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। विदाउट हुम ए डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूट मतलब वो पक्षकार जिसके बिना डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता, नेसेसरी पार्टी। इसका इफेक्ट क्या होता है? नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर क्या होता है ये भी पूछता है इंटरव्यू के अंदर। चलिए मैं नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर की बात करता हूँ। ठीक है, मैं नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर की बात करता हूँ। आपसे पूछे कि नॉन जॉइंटर क्या होता है, नॉन जॉइंटर क्या होता है और मिस जॉइंटर क्या होता है? नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर क्या होते हैं? इसको बोलते हैं असंयोजन और कुसंयोजन। नॉन जॉइंटर को हम लोग को अगर आपको एक लाइन में समझाना है तो इतना सा बोलना होगा आपको वहां पे, वेयर द कंडीशंस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3, वेयर द कंडीशंस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3 हैव बीन फुलफिल्ड। मतलब ये जो कंडीशंस है ना कि भाई प्लेंटिफ में किसको जोड़ सकते हैं, डिफेंडेंट में किसको जोड़ सकते हैं, अगर ये दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो गई है, अगर ये दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो गई है और फिर भी कोर्ट ने उनको एज ए पार्टी ऐड नहीं किया है, द पार्टी हैज नॉट एडेड देम एज ए पार्टी, मतलब द कोर्ट हैज नॉट एडेड देम एज ए पार्टी, तो उन केसेस में क्या होगा सर? उन केसेस में हम बोलेंगे नॉन जॉइंटर। मतलब आपने कंडीशन फुलफिल कर दी ऑर्डर 1 रूल 1 की और ऑर्डर 1 रूल 3 की, फिर भी कोर्ट ने उसको ऐड नहीं किया एज ए पार्टी, उसको हम कहते हैं नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज। अब मिस जॉइंटर क्या होता है सर? कि सर ऐसा था ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 की कंडीशंस, इन दोनों की कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, भाई इनकी कंडीशन फुलफिल नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने ऐड कर दिया है एज ए पार्टी, इसको कहते हैं नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर। ये बात समझिए। ठीक है, एक लाइन में अगर आंसर बोलना हो नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर का तो सिंपल से इतना बोलना है, वेयर द कंडीशंस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3 हैव बीन फुलफिल्ड एंड however the court refused to add them as a party। मिस जॉइंटर क्या होता है सर? where the condition of order 1 rule 1 and order 1 rule 3 have not been fulfilled and although the court aid those parties who haven't fulfilled the conditions। ठीक है, मतलब जिन्होंने शर्तें पूरी भी नहीं की है कोर्ट ने उसको ऐड कर दिया तो हम कहेंगे उसको मिस जॉइंटर। और जहां पे शर्तें पूरी भी है इन दोनों सेक्शंस की, इन दोनों रूल्स की, और फिर भी कोर्ट ने उसको ऐड नहीं किया है, तो हम जनरली ये बात आप समझिए। एक लाइन में आंसर देना है तो सिंपल सा ऐसा आंसर देके आप लोग निकलिए। एक और सवाल यहाँ से पूछते हैं, एक और नॉन जॉइंटर में जॉइंटर से एक और सवाल पूछते हैं कि सर इफेक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर का। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट है सर कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सेप्ट नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, अगर आपने नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया है देन इफेक्ट आएगा। तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है, प्रॉपर पार्टी क्या होता है, नॉन जॉइंटर क्या होता है, मिस जॉइंटर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये भी पूछ लेंगे आपसे। इसका इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि नेसेसरी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके बिना एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसके बिना निष्पादन नहीं हो पाएगा, तो प्रक्रिया क्या होगी? बीच में जाके अधूरी रह जाएगी। तो ये बात को समझिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट की। मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव सूट की। रिप्रेजेंटेटिव सूट को समझिए और समझना प्रारंभ कीजिए क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्ववाद। मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए बच्चों के, और बच्चे जो एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं इसका आंसर देने में, वो क्या है? बच्चे बोलते हैं सर वेयर
वन और मोर पर्सन हैविंग द सेम कोज ऑफ एक्शन, क्या बोल रहे हैं, सेम कोज ऑफ एक्शन, मतलब जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समान वाद हेतु है। तो सर पहली बात तो ये, रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोज ऑफ एक्शन नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव सूट में होता है सेम इंटरेस्ट। और रिप्रेजेंटेटिव सूट अलग क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं सर क्योंकि देखिए बाकी जो सूट होते हैं, नॉर्मल सूट जो है उनकी जो प्लेंट है, उनकी प्लेंट में अगर कोज ऑफ एक्शन नहीं है तो ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेटिव सूट की, तो यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन नहीं भी है अगर, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी क्या देखेगी, कोर्ट क्या देखेगा कोज ऑफ एक्शन की जगह कि इसका इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोज ऑफ एक्शन होना मैंडेटरी नहीं होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर, ये बात समझिए। कोज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो मतलब देखा जाए तो ऑर्डर 7 रूल 11 का एक तरह से एक्सेप्शन बनता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, क्योंकि विदाउट कोज ऑफ एक्शन भी ये सूट फाइल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को कोज ऑफ एक्शन नहीं चाहिए, सेम इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप डायरेक्ट में देखेंगे तो इसकी सिंपल सी लाइन में अगर आपको बोलना हो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, वेयर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, वेयर द न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, बस इतना सा बोलिए एक लाइन में और उसको फिनिश कीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है। ऑर्डर 7 रूल 4 आपसे पूछा जा सकता है, इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ठीक है, आप इसको वेरी वेल मुझे लगता है बता देंगे। एक शब्द दिया हुआ है पर्सनल ओबीडियंस, ये क्या होता है पर्सनल ओबीडियंस, इसको समझते हैं। सेक्शन 16 या 17 में एक शब्द दिया हुआ है पर्सनल ओबीडियंस, व्यक्तिगत निहरता या फिर व्यक्तिगत कुशलता, ऐसा कुछ शब्द है, उसको आप देखिएगा। पर्सनल ओबीडियंस क्या होता है, इसको समझिए क्या होता है पर्सनल ओबीडियंस। पर्सनल ओबीडियंस वो चीज होती है, और कोर्ट ने पूछा है बहुत सारी बार कि पर्सनल ओबीडियंस का मतलब क्या होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, जब आप वाद संसित करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सिंपल सा आपको ये बोलना है कि सर जब भी पर्सनल ओबीडियंस वाले मामले में डिग्री कोई आएगी तो इस डिग्री का जो एग्जीक्यूशन होगा, इसी डिग्री का जो निष्पादन होगा, वो निष्पादन किसके माध्यम से होगा, उस डिग्री का निष्पादन सिर्फ अरेस्ट के थ्रू भी हो सकता है और उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करके भी कर सकते हो। वैसे दो तरीकों से अगर सिर्फ ये 2 तरीकों से अगर आप किसी भी डिग्री को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल ओबीडियंस कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सर पर्सनल ओबीडियंस कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, थोड़ा सा पर्सनल ओबीडियंस का जो जिक्र है वो ऑर्डर 38 के अंदर भी है। ऑर्डर 38 के अंदर अरेस्ट बिफोर जजमेंट की कंडीशंस क्या क्या होती है, इसको प्लीज याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कब कब किया जाएगा, इसको भी प्लीज याद कीजिएगा। दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशंस को याद कीजिएगा। एक एक दो कंडीशन दोनों की याद कर लीजिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट और बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे इसमें आपसे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट आपको कंडीशंस भी उसकी देखनी है। एक सेक्शन 11 और सेक्शन 10 रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा में डिफरेंस याद करिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस जो स्टार्ट होता है वहाँ यहाँ पे होता है नो कोर्ट शेल ट्राई, ये जो स्टार्ट होता है नो कोर्ट शेल ट्राई, और ये आता है नो कोर्ट शेल प्रोसीड। नो कोर्ट शेल ट्राई, नो कोर्ट शेल प्रोसीड, दोनों का बेसिक डिफरेंस है दोनों का, नो कोर्ट शेल ट्राई और नो कोर्ट शेल प्रोसीड। मतलब अगर एक बार रेस जुडिकेटा कोर्ट के सामने प्रूव जाता है, इंपैक्ट क्या होगा रेस जुडिकेटा का, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रेस जुडिकेटा इन ए सूट, तो आपको बोलना है सर इफ द वंस द रेस जुडिकेटा हैज बीन प्रूव्ड इट टेक्स अवे द ट्रायबिलिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर एक बार आप प्रांग न्याय या पूर्व न्याय को साबित कर देते हैं, अगर आप इसके सिद्धांत को साबित कर देते हैं, तो ये क्या करता है सर, ये करता है जो ट्रायल कोर्ट है आपका, जो ट्रायल कोर्ट की विचारण करने की शक्ति है उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये जो ट्रायल कोर्ट की ट्रायल करने की शक्ति है उसको समाप्त कर देता है ये। ठीक है, अब सेक्शन 10 की मैं बात करता हूँ, सेक्शन 10 में समझिए। सेक्शन 10 जो है नो कोर्ट शेल प्रोसीड, कोर्ट प्रोसीड फिर भी करता है। ठीक है ना सर, कोर्ट प्रोसीड करता है, ये मैंडेटरी होता है थोड़ा, ये क्या होता है सर, ये मैंडेटरी होता है, इट इज नॉट ए मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है, इज इट क्लियर, ये याद रह जाएगा आप लोगों को।
फॉरेन जजमेंट की बात करता हूं मैं, 15-20 टॉपिक ही हैं बस, मैं इन्हीं को हल्का 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 बता रहा हूँ आपको। फॉरेन जजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो फॉरेन जजमेंट के अंदर सेक्शन 256, सेक्शन 44A, सेक्शन 13, सेक्शन 14, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि वेदर फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव और नॉट। आपसे पूछा जा सकता है क्या विदेशी जो निर्णय होते हैं क्या वो निश्चायक होते हैं, तो यस दे आर कंक्लूसिव इन नेचर, दे आर कंक्लूसिव इन नेचर एक्सेप्ट जो उसकी कंडीशन दी हुई है, उसकी जो 6 कंडीशन दी हुई है उसको एक बार जस्टिफाई करने के लिए, इसके एक्सेप्शंस है। और सेक्शन 14 जो है ये 13A से ऑपरेट होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉरेन कोर्ट की बात करता है, सेक्शन 14 कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉरेन कोर्ट की बात करता है, और वो कहता है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी अगर आप कोर्ट में जमा करा देंगे, अगर फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जमा करा देंगे तो इट्स ए रिलेवेंट थिंग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एक सवाल ये भी पूछा जाता है बच्चों से, जैसे मान लीजिए हमने सेक्शन 23 में पढ़ा है कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी, अगर कोई ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी है केसेस की तो एप्लीकेशन किस कोर्ट में फाइल होगी, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोर्ट है, ये सिविल जज का कोर्ट है और ये सिविल जज का कोर्ट है, तो एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी, हाई कोर्ट में फाइल होगी, ठीक है। लेकिन बैरेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से लिखा हुआ है, यहाँ पे से लिखा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में है तो एप्लीकेशन फाइल होगी जहाँ पे पहले केस सिचुएटेड हुआ है, पहले केस जहाँ फाइल हुआ है, लेकिन ये एबडक्टेड, इसको मतलब खत्म कर किया जा चुका है, ये रिडंडेंट प्रोविजन है, मतलब इसको निष्क्रिय कर दिया है न्यायालय ने इस प्रावधान को दुर्गेश शर्मा केस से, दुर्गेश शर्मा मामले से इस केस को कर दिया है। अब क्या है, डायरेक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में है तो उस हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए ट्रांसफर की जहां पे पहले सूट फाइल हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आइए, क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको आना पड़ेगा बाय द वर्च्यू ऑफ जजमेंट दुर्गेश शर्मा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में देन यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, दुर्गेश शर्मा ने ये बात बोली है, ठीक है। और क्या सवाल पूछते हैं सर, ऑर्डर टू रूल 2 पूछते हैं सर। ऑर्डर टू रूल 2 बहुत अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, सॉरी इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में वो लोग पूछते हैं कि ऑर्डर टू रूल 2 अगर किसी ने नहीं इन्वोक, मतलब अगर किसी ने इंक्लूड नहीं किया है होल क्लेम या फिर अपना कोई पार्ट रिलिंक्विश कर दिया है, कोई पार्ट छोड़ दिया है अपने क्लेम का, अपने दावे का, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ऑर्डर टू रूल 2 में वो फ्रेश शूट नहीं लेके आ सकता, ये भी बार करता है इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कंस्ट्रक्टिव रेलिटी के साथ भी इसको पूछा जाता है, जो आपके मेंस में भी आया है सवाल, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 4, इसके साथ भी आया है, इसको याद रखना। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है मैटर इशू, और यहाँ पे जो टर्म हुआ है वो हुआ है क्लेम, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। अब मैं कुछ सवाल सीधे सीधे वन लाइनर से पूछ लेता हूँ। जनरली अब रेस जुडिकेटा से जितने भी सवाल बनते हैं रेस जुडिकेटा टॉपिक से, मैं वो सवाल सारे डिसाइड कर देता हूँ, आप लोग बस सुन लीजिए एक बार। ये जो क्लासेस का पर्पस ये है सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करे और आपको उस पोस्ट तक पहुंचाएं, और उसका कोई मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आके पढ़िए या फिर आप मेरे पास रहिए, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे सुनिए पढ़िए, और देखिए आप लोग अगर सफल होंगे उससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे आपके पेरेंट्स को ही होगी। कोई भी बच्चा बनता है खुशी होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, ये जो फेस है, जब हार्ड वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो जनरली बात क्या होती है कि ये जो एफर्ट्स आप सब लोग करते हैं, ये सब आप सब सारे लोगों का एफर्ट्स ही होता है जो आपको अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंचाता है। देखिए सवाल क्या क्या पूछे जा गए हैं इंटरव्यू के अंदर, क्या रेस जुडिकेटा इश्यूज पे भी लागू होता है, डज रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू इश्यूज आल्सो, यस, इसका आंसर है यस। क्या रेस जुडिकेटा को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट पे भी लगता है, तो इसका आंसर है, क्या रेस जुडिकेटा को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट पे भी लगता है, तो इसका आंसर है यस, लगता है अगर उनके बीच में इंटरेस्ट सेम था तो। अगर प्रीवियस सूट में दे हैव द सेम इंटरेस्ट, अगर जो पहला वाला जो सूट था उसमें दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में इंटरेस्ट अगर सेम था तो हाँ, जी हाँ सर, ये उस पर भी लागू होता है। हमारी आज एक जीके की क्लास भी होगी, आज एक जीके की क्लास भी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करवा देंगे। ये जो जीके की क्लास है, ये जीके क्लास बहुत शॉर्ट स्वीट और सिंपल रखी गई है, बहुत डिटेल में सवाल नहीं पूछे गए, स्पेसिफिक जिले के सवाल जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सवाल है। देखिए राजस्थान के जो बच्चे राजस्थान के हैं
वो बच्चे प्लीज अपने जिले के क्या क्या चीजें फेमस है एक बार जाके देख लीजिए। आप चाहें तो एक समय समय की खरीद लीजिए, या फिर राजस्थान की एक मूमल आती है उसको पढ़ लीजिए, उसमें जिलेवार स्थिति देख लीजिए कि आपके जिले में क्या क्या चीजें फेमस है। और जो बच्चे बाहर के हैं उन बच्चों के लिए ओवरऑल एक रेस्पेक्टिव के मैंने नोट्स भी फॉरवर्ड किए थे ग्रुप के अंदर, और अपार्ट फ्रॉम इट आप लोग ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग की। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग भी पूछी हुई है इंटरव्यू के अंदर, क्या होता है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग? सर इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग दो तरह की होती है। वो प्लीडिंग्स जो कि इनकंसिस्टेंट है किसी सूट हो या प्रोसीडिंग के अंदर, दो तरह की होती है सर। एक तो होती है अल्टरनेट प्लीडिंग, एक होती है म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग। अल्टरनेट प्लीडिंग के ऊपर तो क्या लगता है सर, अल्टरनेट प्लीडिंग जहां पे भी आएगी उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लागू होगा, और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग के ऊपर रेस जुडिकेटा नहीं लगता। अल्टरनेट प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट प्लीडिंग का मतलब ये मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी दो भाइयों की, इनके बीच में एक सूट चल रहा था विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे मैटरन इशू लेता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल में परचेज करी है फ्रॉम द फादर ऑफ ए और बी। ए और बी के एक फादर थे, उसने इससे ये प्रॉपर्टी को सेल में परचेज किया है, ठीक है। अल्टीमेटली केस होता है, ये डिसमिस हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड सूट फाइल करता है ऑन द सेम मैटर इन इशू, और ये यहाँ के बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे को इंटरस्टेट सक्सेशन में मिली है। मैंने आपको बताया कि मैटर इन इशू मतलब क्या होता है, कि आपको प्रॉपर्टी का टाइटल कैसे मिला है। ये बोलता है कि मेरे को इंटरस्टेट सक्सेशन में मिली है, मतलब निर्वसनीय अधिकार में मिली है मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप याद रखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है सर, वो बात ये है सर कि देखिए ये अल्टरनेट प्लीडिंग थी। अगर ये चाहता तो इस पॉइंट को पहले भी रेस कर सकता था, लेकिन इसने रेस नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, रेस जुडिकेटा। याद कीजिए एसआरए पढ़ा होगा आपने, एसआर में सेक्शन 24 की बात है जिस बार सवाल भी आया, सेक्शन 21 की बात है, 22 की बात है जिस बार सवाल भी आया आरएसएस के प्री में, और ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट प्लीडिंग। इस पर रेस जुडिकेटा लागू होता है। वहीं पे मैं बात करता हूँ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग की। इसका एक एग्जांपल सुन लीजिए। म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग पे रेस जुडिकेटा नहीं अप्लाई होता, ये बात आप याद रखिए। ये क्या होती है म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग? मतलब एक सूट में एक पार्टी कह रही है कि आई एम ए टेनेंट, मैं एक किराएदार हूं, और सूट नंबर 2 में वही सेम पार्टी रिपीट कर रही है आई एम ए ओनर, ठीक है। तो सर वो एक साथ टेनेंट या ओनर तो हो नहीं सकता ना, इसलिए उसने सर क्या किया, ये प्लीडिंग्स आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव थी, ठीक है। इस वजह से इसने अलग अलग सूट में अलग अलग प्लीडिंग्स को रेज किया। और क्या सवाल पूछा जा सकता है? समन पूछा जा सकता है कि समन का क्या पर्पज है, क्या वारंट इश्यू होगा सिविल के केसेस में? समन का पर्पज आपसे पूछा जा सकता है सर, कि समन का क्या पर्पज है, समन के क्या क्या पर्पज होते हैं, ठीक है। समन का पर्पज आपसे पूछा जाएगा। और क्या सवाल आ सकता है सर इसके अंदर सर जजमेंट पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा सर जजमेंट में, ऑर्डर में और डिक्री में क्या डिफरेंस है। देखिए आप लोग लिखने में एक्सपर्ट हैं, आपने मेंस निकाला है, लेकिन एक बार थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको ये सब बहुत बेसिक सवाल लग रहे होंगे जो बच्चे सुन रहे होंगे मुझे, लेकिन आप इसको प्लीज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम इट आपसे पूछा जाएगा सर जजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं सर? कंसाइज स्टेटमेंट होता है, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, डिसीजन होता है, रीजन फॉर डिसीजन होते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज आपसे पूछी जाएगी इसमें। स्मॉल कोर्स कोड का जजमेंट क्या होता है, आपसे पूछेंगे स्मॉल कोर्स कोड क्या होता है। तो स्मॉल कोर्स कोड सर राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में स्मॉल कोर्स कोड नहीं है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर यू हार्डली फाइंड एनी स्मॉल कोर्स कोड। ये बेसिकली स्मॉल कोर्स कोड कंसेप्ट है, ये जहाँ पे भी प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी चीज होती है वहां पे होता है। डिफरेंस क्या होगा सर बाकी चीजों का भी आपसे पूछा जा सकता है। रिजेक्शन का और रिटर्न का क्या मेन डिफरेंस है? रिजेक्शन का और रिटर्न का आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा कि दोनों का क्या मेन डिफरेंस है। देखिए सर रिजेक्शन और रिटर्न का प्लेन का अगर आप डिफरेंस पूछेंगे आपसे, तो डिफाइन तो सभी कर देते हैं कि जो 6 ग्राउंड से अगर 6 ग्राउंड में फॉलो होता है तो रिजेक्शन है, अगर रिजेक्शन नहीं है तो रिटर्न करेंगे। लेकिन डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस ऐसा है सर कि कोई भी ऑर्डर अगर इसमें पास होगा, तो कोई भी ऑर्डर अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेन में पास हुआ तो इसको डीम डिक्री मानते हैं,
इसे डीम डिक्री, जबकि रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो भी ऑर्डर है उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो सच पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट क्या होगा सर इसका, सेकंड पॉइंट ये होगा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जब भी करेगा कोर्ट, आपकी कोर्ट फीस जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इधर कोर्ट फीस आपकी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो कोर्ट फीस ऑलवेज सस्टेन हियर। ये बेसिक बेसिक जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, जो आप बता सकते हैं कोर्ट के सामने, और आप कोर्ट के सामने भी बात रख सकते हैं। एडमिशन के ऊपर जजमेंट दिया जा सकता है क्या सर, सवाल पूछता है कोर्ट कि बताइए कोई एडमिशन है, एडमिशन के ऊपर आप जजमेंट दे सकते हैं, तो हाँ आंसर है इसका सर ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर आप एडमिशन के ऊपर भी जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एक सवाल आता है ऑर्डर 10 रूल 2 का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इसका। इसका पर्पस सिंपल सा है सर कि अभी तक कोर्ट बहुत इनिशियल स्टेज में होता है जब ऑर्डर 10 रूल 2 की प्रोसीडिंग्स होती है, टू फाइंड आउट, टू असर्टेन व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द रियल डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज इन द केस, क्या कोई एमिकेबल सॉल्यूशन करवाया जा सकता है, ये सारे इसके पर्पस हैं, ठीक है। इसके पर्पस सारे ये हैं, आप एक बार एडीआर को भी पढ़ के जाइएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, मीडिएशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, ये सब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, एक बार चीज को भी देखिएगा। एफ कौन का जजमेंट पूछते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर, ये कौन सा जजमेंट है इसका, एफ कौन विक्रे वाला जो जजमेंट है, प्लीज इसको एक बार देखिएगा, इसको भी एक बार प्लीज देख के जाइएगा, एफ कौन वाले जजमेंट को, एडीआर को भी एक बार देखिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अपार्ट फ्रॉम इट ये भी पूछते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछते हैं वो लोग आपसे, नहीं आपसे जनरली ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है आपको पता होगा, 617 में दिया हुआ, लेकिन हम लोग उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में सबसे पहले पूछते हैं कि क्या पर्पज है इसका अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का, किस स्टेज तक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की जा सकती है, पर्पस क्या है और किस स्टेज तक की जा सकती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, हम ये लोग पूछते हैं। पर्पस सिंपल से इसका एक आंसर है, एक लाइन में आंसर अगर इसका देना हो तो आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा, तो टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज, आपको सिंपल आंसर देना है। कब तक कर सकते हैं, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज तक किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली कोर्ट क्या करता है, यूजुअली कोर्ट जो कोर्ट की प्रैक्टिस है, देखिए सर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कोर्ट की प्रैक्टिस में अलग तरीके से होते हैं, मैं आज उनकी बात करता हूँ, उन सवालों की बात करता हूँ जो कोर्ट प्रैक्टिस में थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए ये लोग कितने लिखे बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो सकता है, या फिर आपसे कितनी बार लिखे कि भाई आप इनिशियली आपको जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो इनिशियली 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा, 60 डेज और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप जनरल इनकी अगर बात करते हो तो ये प्रोसीजरल में जितना इन्होंने लिख दिया वो लिख दिया, लेकिन कोर्ट कभी भी स्ट्रिक्टली काम नहीं करता प्रोसीजरल लॉस के लिए, कोर्ट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज तक ही आप अमेंड कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है, बाद में भी की जा सकती है और बाद में भी कोर्ट पार्टीज करती है। देयर इज केस हर्षद चिमनलाल मोदी, एक केस है हर्षद चिमनलाल मोदी, उसमें तो केस चलने के 8 साल बाद केस को ट्रांसफर किया और अमेंडमेंट अलाउ किया कोर्ट ने। तो आप ये बात याद रखिए कि देयर इज नो सर्टेन रूल कि सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज तक ही आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं सर इन द बैरेक्ट यूजुअली द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अलाउ टिल द स्टेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, इतना बोल के चुप हो जाना। फिर अगर कोर्ट को सवाल पूछने उसमें तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, आप बोल दीजिए इन द बैरेक्ट एज पर गिवन दिस बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज टिल द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन वहां तक लागू की जाएगी। लेकिन अब कोर्ट आपसे अगर ऑनरेबल जजेस आपसे सवाल पूछते हैं कि और क्या कब तक हो सकता है, तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि सर लेटर ऑन फर्दर ऑन भी ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिकल सवाल बताता हूं आप लोगों को। देखिए जब भी हम बात करते हैं, यही बात करते हैं एक्स पार्टी की, अब मैं थोड़ा एक्स पार्टी के ऊपर आता हूं। कोर्ट कभी कभी क्या करते हैं जजेस, प्रैक्टिकल सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी थी, कोई पार्टी है वो नहीं आई है, ठीक है, ऐसा था उसमें कि प्लेंटिफ थे आप, आपने तो सर फर्स्ट हियरिंग आ गई आपकी, और फर्स्ट हियरिंग आने के बाद में प्लेंटिफ साहब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो प्रतिवादी है डिफेंडेंट है वो नहीं आए हैं। आप बीइंग ए जज आपने सर्टेन कर लिया
कि भैया समन भी सर्व हो चुका है, तो फर्स्ट स्टेज पे आप क्या करेंगे अगर कोई पार्टी नहीं आएगी तो? जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के गए वो उसमें लिखा हुआ है कि दे कैन द कोर्ट शेल पास एक्स पार्टी ऑर्डर। क्या करेगा कोर्ट? एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन जो बच्चे थोड़े से प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जिनको थोड़ी प्रैक्टिस का अनुभव है, वो बच्चे क्या कहेंगे, सर हम यूजुअली एडजमेंट ग्रांट कर देते हैं कोर्ट। तो कोर्ट क्या करती है? एडजमेंट ग्रांट कर देती है। पहले ही तारीख पे केस को एक्स पार्टी नहीं ग्रांट करती। और देखिए जजमेंट करने का मतलब होता है कि देखिए अगर आप जज हैं और अगर आपको डिसीजन देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे जजमेंट दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, डिक्री दे रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? टेक्निकल ग्राउंड मतलब कि पार्टी नहीं आई है, जुरिडिक्शन नहीं है। आपका जज बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स को विच हंट करें। विच हंट मतलब कि आप टेक्निकल पार्टी ने कोई भूल कर दी, चलो इसके केस को डिसमिस कर दें, इसके केस को आज वो पार्टी आई नहीं, एब्सेंट है, तो चलो इसके खिलाफ एक्स पार्टी का ऑर्डर दे देते हैं, ये केस फ्री हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, कभी नहीं करना होता। आप सिंपली इतना सा बोलिए कोर्ट को कि अगर कोई पार्टी नहीं आई है फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग को और समन भी सर्व हो गया है तो भी उसको एक एडजमेंट का मौका दिया जाना चाहिए। और फिर भी कहे कि कोर्ट कहता है कि सेकंड तारीख को भी अगर नहीं आते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम इन केसेस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, हम एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं सर, हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? कि हम एक्स पार्टी की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते हैं। तो न्यायालय आपसे पूछेंगे कि क्या होती है एक्स पार्टी की प्रोसीडिंग्स, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे सामने, जो भी मटेरियल है हमारे सामने, हम उसको पढ़ के असर्टेन करेंगे कि क्या कोज ऑफ एक्शन प्रूव हो रहा है प्राइमा फेसी इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। अगर है तो सेकंड और थर्ड हियरिंग तक हम उसको इंटरिम रिलीफ ग्रांट करके एक्स पार्टी ग्रांट कर देंगे। लेकिन पहली ही तारीख पे ऑन द फर्स्ट ओकेशन आप कभी भी एक्स पार्टी नहीं देना और प्लीज नहीं आंसर बोलना। देखिए आपका जो मेन पर्पज है जज बनने का वो है बार बेंच रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि आप आए हो और आप सारे केसेस को, कोई वकील 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसके केस को आप एक्स पार्टी कर देते हो। ऐसे रिलेशंस मेंटेन नहीं होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट होगा इन द लॉन्ग रन। ये काम मत करना, ठीक है। डायरेक्ट में वो लिखा हुआ है वो ठीक है बात है, लेकिन आपको सिंपल ये बोलना है सर मैं एडजमेंट ग्रांट करूंगा। अगर आपसे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट में तो सर लिखा हुआ है, तो आप बोलना सर वी हैव टू मेंटेन द बार एंड बेंच रिलेशन ऑल्सो। हम ये हर काम को हम बहुत हेवायर तरीके से नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट रहकर नहीं कर सकते, हमें लिबरल रहने की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ लिबरल भी 1-2 हियरिंग तक ही होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को जो मैं समझा रहा था, ठीक है। और क्या प्रोविजन है जो सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे वन लाइनर में? एक तो सर अबेटमेंट ऑफ सूट पूछा जाएगा। अबेटमेंट ऑफ सूट को मतलब हमेशा एक बात बोल दीजिएगा कि अबेटमेंट मल्टीपल मेथड से हो सकता है, लेकिन अबेटमेंट का मतलब ये होता है द सूट इज इन स्लीपिंग स्टेट, मतलब अभी तक सूट खत्म नहीं हुआ है, वाद एक जगह रुक गया है बस, ठीक है। पार्टी आएगी अपनी एप्लीकेशन लगाएगी, अबेटमेंट ऑफ सूट की भी एप्लीकेशन लगा सकती है अगर 120 दिन तक नहीं आती तो, ठीक है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी पार्टी को रिलीफ नहीं मिल रहा है, बस सूट उस जगह पोज हो गया है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ सूट की बात करेंगे कि किन किन जगह पर प्रत्याहरण हो सकता है किसी भी बात का, तो विड्रॉल ऑफ सूट की बात करेंगे तो परमिशन रिक्वायर्ड है कुछ कुछ केसेस में, तो वहां पे आप परमिशन की भी बात करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कमीशन कहाँ इश्यू होगा, उसके जो कंडीशंस हैं, उसके जो 7 कंडीशंस हैं उनको प्लीज बताइएगा कि कहाँ पे हो सकता है। इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, इंडिजेंट पर्सन को भी थोरोली पढ़िए, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीसी में इंपॉर्टेंट है इंडिजेंट पर्सन भी। इंटरप्लेटर सूट का एक्सेप्शन की बात करता हूं मैं। देखिए इंटरप्लेटर सूट आप सब बता देंगे, लेकिन अगर आपसे एक्सेप्शन पूछ लिया इंटरप्लेटर सूट का तो आप नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो से बता भी देंगे। इंटरप्लेटर सूट का जो एक्सेप्शन है वो है आपका, जब आप उसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन में एजेंट की जहाँ पे बात की जा रही है, देखिए एजेंट के ऊपर नहीं लगता है और आपको कोई भी सर्वेंट है उसके ऊपर भी इंटरप्लेटर सूट नहीं लगता है, ठीक है। समरी प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। समरी प्रोसीजर, देखिए समरी प्रोसीजर में इसको बहुत सारे जजेस स्पेशल सूट भी कहते हैं, इसको प्रैक्टिस में हम लोग स्पेशल सूट भी कहते हैं। समरी प्रोसीजर हो गया और दूसरा हो जाता है अपना नॉर्मल सूट। देखिए नॉर्मल सूट में और समरी प्रोसीजर के सूट में डिफरेंस है बहुत सारे। देखिए जो नॉर्मल सूट है उसमें अक्यूज को, सॉरी, नॉर्मल सूट में क्या होता है सर, तो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को राइट है, राइट टू डिफेंड द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ, he has right to defend the claim of plaintiff
वहीं पे हम बात करते हैं स्पेशल सूट्स की। स्पेशल सूट की जब मैं बात करता हूँ तो स्पेशल सूट में देयर इज नो राइट। यहाँ पे क्या होता है, लीव ऑफ कोर्ट लेनी पड़ती है, मतलब न्यायालय से परमिशन की आवश्यकता है। अगर आपको अपना सूट डिफेंड करना है, इफ यू वांट टू डिफेंड योर सूट यू हैव टू आस्क टू द कोर्ट। यहाँ पे लीव टू डिफेंड लगती है, और लीव टू डिफेंड की जो एप्लीकेशन होती है आप देखेंगे, लीव टू डिफेंड की जो एप्लीकेशन है उसके लिए 10 दिन का टाइम होता है। इट इज आर्टिकल 118 आई बिलीव, 118 है शायद आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट का। इसमें 10 दिन में आपको लीव टू डिफेंड 10 दिन में आपको लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ये डिफरेंस है समरी प्रोसीजर में और नॉर्मल सूट में। और देखिए कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो आपको लीव टू डिफेंड, ये लीव ऑफ कोर्ट होता है, ये कोर्ट का प्योर डिस्क्रिप्शन है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अगर आप ये डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपसे भी पूछा सकता है कि समरी प्रोसीजर में अगर आप ये डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर समरी प्रोसीजर में जहां पे बात कर रहे हैं हम लोग लीव टू डिफेंड की, अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते वक्त क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप सिंपल सी बात याद रखिए, ऑर्डर 37 में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट के पास में। तो कोर्ट के पास में डिस्क्रिप्शन है कि अगर प्राइमा फेसी केस प्रूव हो रहा है, प्राइमा फेसी एविडेंसेस ऐसे हैं डिफेंडेंट के, प्रतिवादी के, जिससे साबित हो सकता है कि जो केस है, ये जो केस है इसमें डिफेंस के प्लॉजिबल ग्राउंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं। डिफेंस के पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है, डिफेंडेंट के पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है, प्लॉजिबल ग्राउंड्स है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको लीव टू डिफेंड को अलाउ कर देगा। ठीक है, और लीव टू डिफेंड को जैसे अलाउ करेगा देन द सूट विल बिकम ए नॉर्मल सूट, फिर वो नॉर्मल सूट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, समरी प्रोसीजर में कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑर्डर 39 देखिए, दो चीजें ऑर्डर 39 में, एक तो सर अपना इंटरिम इंजंक्शन है, टेम्परेरी इंजंक्शन भी आप उसको कहते हो, और दूसरा है सर इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर को पूछ लेते हैं न्यायालय में कि व्हाट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता क्या चीज है, उसका सिंपल से एक आंसर देना है आपको कि सर दोज ऑर्डर्स विच डू नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। मतलब वो आदेश जो वाद के गुणागुण को प्रभावित नहीं करते या मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करते, जो मेरिट्स को प्रभावित नहीं करते, जो मेरिट्स पे इफेक्टिव नहीं होते, उनको कहते हैं। जनरली क्या प्रॉपर्टी को सेल कर दो, प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दो, ये सब इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मेन जो केस चल रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे आप इंटरलोकेटरी का ऑर्डर सीआरपीसी में देखो तो वहां पे भी यही है उसका पर्पस। ठीक है, ऑर्डर 40 रिसीवर का अपॉइंट होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है सर, जब भी जस्ट और कन्वीनियंट लगता है कोर्ट को, दो शब्दों का आंसर है सर, जब भी कोर्ट को जस्ट और कन्वीनियंट लगे तब क्या होगा सर, तब रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन की मैं बात करता हूँ। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर 43 के एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, ऑर्डर 21 में से गार्निश देख लीजिए, गार्निश देख लीजिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच होती है, अटैचमेंट नहीं होती है, वो देख लीजिए। वुमन के रिगार्डिंग जो भी वुमन के रिगार्डिंग एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, मनी डिक्री एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज देख लीजिए, आरसीआर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये मेन सवाल है जो ऑर्डर 21 से दे विल आस्क यू, दे विल सर्टेनली आस्क यू दोस क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, ऑर्डर 43 के एक दो एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ लिमिटेशन एक्ट की। मैं बात करता हूँ इंडियन लिमिटेशन एक्ट की कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए कुछ कुछ आर्टिकल्स है जो मैं सीधे सीधे दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये कि शेड्यूल में से क्या सवाल पूछेंगे आपसे, शेड्यूल में से क्या सवाल पूछेंगे। देखिए हाईकोर्ट जजेस को बहुत डीप में जाके नहीं पूछते वो लोग, ऊपर ऊपर से पूछते, भाई बताइए मूवेबल का कितना टाइम पीरियड है, इमूवेबल का कितना टाइम पीरियड है, या फिर कोई स्पेसिफिक अगर बैरेक्ट उठा लेंगे तो अलग बात है। बाकी जनरल तो यही टाइम पूछते हैं। वो आपसे ही पूछते हैं कि अपील टू हाईकोर्ट का क्या टाइम पीरियड होता है। अपील टू हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कितने दिन में अपील जाएगी। तो दो केसेस है सर अपील टू हाईकोर्ट के। पहला केस तो है सर क्रिमिनल का, दूसरा केस है सिविल का। जहां मैं बात करता हूं क्रिमिनल की, दिस इज गिवन इन 115
जहाँ पे डेथ पेनल्टी की बात है, जहाँ पे सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की है किसी भी पर्सन को, तो हाई कोर्ट आपको जाना है अपील करने 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर जाना है। और अदर केस कोई भी होंगे, अदर केस में 90 डेज में जाना है। और कोई भी फैसला है जिसकी अपील, कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जिसकी अपील करनी है आपको हाई कोर्ट में, तो वो 90 डेज में करनी है। सिविल में जो आर्टिकल है इसका 116 है, सिविल में आर्टिकल 116 है इसका, ठीक है। अब कुछ कुछ आर्टिकल्स है जिनको मैं बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 120 इंपॉर्टेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एड करने के लिए कितने दिन का टाइम लगेगा, 90 डेज का टाइम लगेगा। या फिर आप ले लीजिए आर्टिकल 121 सेट असाइड अबेटमेंट, सेट असाइड अबेटमेंट के लिए 60 डेज है। 122 ले लीजिए, 122 के लिए डिसमिस एंड डिफॉल्ट के लिए 30 डेज है। वहीं आप बात करते हैं एक्स पार्टी डिक्री 123, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाएगा आपसे 30 डेज के लिए। 124 की मैं बात करता हूँ, 124 की मैं बात करता हूँ तो 124 में रिव्यू की बात करता हूँ, रिव्यू 30 डेज में होता है। इसके अपार्ट फ्रॉम मैं बात करता हूँ 131 की, इसके अलावा मैं बात करता हूँ 131 की। 131 जो है 131 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 131 जो बात करता है रिवीजन की 90 डेज के लिए होता है ये, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सेक्शन से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सेक्शन, अगर आप लिमिटेशन के सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछेंगे वो क्या होगी सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर आपसे लिमिटेशन पूछा जाएगा तो लिमिटेशन में सेक्शन 5 की गाइडलाइंस पूछ जाएगी कि कोर्ट डिले कंडोनेशन किन किन कंडीशंस में करेगा, क्या क्या परिस्थिति होगी जब डिले कंडोनेशन करेगा। तो सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया। डिले कंडोनेशन कब कब किया जाएगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3 से सवाल पूछते हैं कि अगर किसी पार्टी ने लिमिटेशन की प्ली रेज नहीं करी तो क्या कोर्ट सुओ मोटो रेज कर सकता है लिमिटेशन की प्ली। इसका आंसर है यस। अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 3 में तो उसमें लिखा हुआ है ऑल्दो द डिफेंस हैज नॉट बीन सेट अप बाय द ऑल्दो द डिफेंस हैज नॉट बीन सेट अप बाय द डिफेंडेंट, ये लाइन लिखी हुई है सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। 4 जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन को आप एक्सक्लूड करते हो। सेक्शन 5 की मैं बात करता हूँ तो सेक्शन 5 किस किस पे ऊपर लागू होता है, तो सबसे पहले सवाल ये आएगा किस किस पे लगता है, अपील पे लगता है और एप्लीकेशन पे लगता है। क्या क्या गाइडलाइंस है सेक्शन 5 में डिले कंडोनेशन करने के लिए। सफिशिएंट, देखिए आपके पास, आप हमेशा इसका आंसर से बोलेंगे सर एक सफिशिएंट कोज होना चाहिए पार्टीज के पास में। अगर सफिशिएंट कोज है तो सफिशिएंट कोज होने पे आप उसको अलाउ कर दोगे। लेकिन क्या क्या गाइडलाइंस है, उसकी गाइडलाइंस दी जो बता रखी है मुसामत काटजी के अंदर। पहली गाइडलाइंस तो क्या है सर, पहली गाइडलाइन तो ये है कि कोर्ट को लिबरल रहना होगा जब भी वो अलाउ करती है डिले कंडोनेशन, ठीक है। कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता है, कोर्ट लिबरल रहता है इन सब केसेस में, ठीक है। अपील और एप्लीकेशन में लिबरल रहता है। एक सवाल यहाँ से ये भी पूछा है बच्चों से कि सर अपील और एप्लीकेशन ही क्यों है, उसी का डिले कंडोनेशन क्यों कर रहे हैं, अपन क्या सूट का डिले कंडोनेशन कर सकते हैं। सवाल दोबारा सुनिए, क्या हम सूट का डिले कंडोनेशन कर सकते हैं। उसका आंसर सिंपल है सर, सूट का कभी भी डिले कंडोनेशन नहीं होता, सूट का कभी भी डिले कंडोनेशन नहीं होता। बहुत से बच्चे मुझे इंटरव्यू में बोलते हैं ऑर्डर 7 रूल 6 में सर डिले कंडोनेशन हो जाता है। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि सर ऑर्डर 7 रूल 6 में आप उस चीज को मेंशन करते हो अगर यदि आपने 4 से 11 के एक्सेप्शंस का यूज किया है या फिर 12 से 24 में आपने एक्सक्लूजन का यूज किया है तो आप उसको लिखोगे। जैसे मान लीजिए संडे को कोर्ट ऑफ था, लास्ट दिन जो था आपकी फाइलिंग का उस दिन संडे था, उस दिन कोर्ट ऑफ था, तो आपको प्लेंट पे लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि सर संडे था इसलिए प्लेंट नहीं फाइल कर पाए, इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो सूट का डिले कंडोनेशन कभी नहीं होता और किसी भी सूरत में सूट का डिले कंडोनेशन नहीं होता। अगर आपने किसी गलत कोर्ट में टाइम स्पेंड कर दिया है और आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है तो जो भी टाइम इसमें आपने वहां स्पेंड किया है उसका जो डिले कंडोनेशन कर रहे हैं आप, उसको आप ऑर्डर 7 रूल 6 में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का फायदा उठाया है, अगर आपने कोई भी अपवाद या अपवर्जन का फायदा उठाया है तो आपको ऑर्डर 7 रूल 6 में लिखना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं सर, इसी को हम ऑर्डर 7 रूल 6 बोलते हैं। मतलब सूट का कभी भी डिले कंडोनेशन नहीं होता। तो कोर्ट पूछ सकता है कि सर सूट का डिले कंडोनेशन क्यों नहीं होता, तो आप बताएंगे सर कि सर ये लेजिस्लेटिव विजडम है। क्या है ये, लेजिस्लेटिव विजडम है, ये विधायिका की सोच है। पहले ही काफी समय दिया जा चुका है सूट के अंदर, सूट के अंदर कोई दिन तो दिए नहीं जाते, 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल 20 साल 30 साल, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनफ टाइम प्रोवाइड किया गया है सूट को फाइल करने के लिए। और विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस की भी आप मैक्सिमम उनको बता सकते हैं कि सर अगर कोई पर्सन स्लीप कर रहा है अपने राइट्स के ऊपर
तो फिर उसको कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो पहला तो क्या है, सफिशिएंट कोर्स में क्या क्या होना चाहिए सर, कोर्ट लिबरल होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा क्या होगा सर, कोर्ट को डे टू डे नहीं पूछना चाहिए कि भाई क्या दिया, क्या किया था इस दिन, उस दिन क्या किया था, आप क्यों नहीं फाइल कर पाए। रेदर कोर्ट को लास्ट डे का कोर्स देखना चाहिए कि लास्ट डे क्या था, इस दिन का कोर्स देखिए आप कि लास्ट डे क्यों नहीं आया आप सूट फाइल करने, मतलब वो सॉरी अपील और एप्लीकेशन फाइल करने, आप क्यों नहीं आए। कोर्ट ऐसे एग्जामिन करेगा जैसे कि कोई प्रूडेंट पर्सन हो, कोर्ट प्रूडेंट पर्सन की तरह एग्जामिन करेगा, बहुत हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं लगाएगा while deciding the application under section 5। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डिसाइड करते समय कोर्ट बहुत हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं लगाएगा। ठीक है, तो और एक सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन में पूछा जा सकता है कि राइट और रेमेडी कब एग्जॉस्ट हो जाती है, राइट रेमेडी दोनों ही कब एग्जॉस्ट हो जाती है, राइट और रेमेडी कब दोनों ही खत्म हो जाती है, क्या कुछ ऐसा प्रोविजन है, तो आपको बोलना है सेक्शन 27 और एडवर्स पोजीशन आपको बताना है। एडवर्स पोजीशन के साथ दिक्कत क्या है ना कि बच्चों को पता ही नहीं कि टाइम कब से स्टार्ट होता है। देखिए एडवर्स पोजीशन में साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कब से एडवर्स पोजीशन का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो एडवर्स पोजीशन का टाइम स्टार्ट होता है जब से आप उसको नोटिस देते हैं। 12 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। एडवर्स पोजीशन का टाइम पीरियड कितना है सर, 12 ईयर। और इसकी जो टाइम स्टार्ट होता है आप देखिएगा सेक्शन 65 के अंदर, टाइम तब से सॉरी आर्टिकल 65 देखिए एक बार, उसमें जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो तब से होगा जब से पार्टी को नोटिस सर्व किया जा रहा है। द डे नोटिस सर्व्ड, उस दिन से 12 साल। पूछा जाएगा आपसे कि एडवर्स पोजीशन का टाइमिंग कब से स्टार्ट होता है, एडवर्स पोजीशन को कब से स्टार्ट किया जाता है, तो सर जिस दिन नोटिस सर्व किया गया है उससे 12 साल के अंदर अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं एक और वीडियो शूट करूंगा। देखिए मैं आपको जो बात मैं बता रहा था, जी सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। मोस्ट ऑफ द बच्चों का जवाब क्या है फेवरेट सब्जेक्ट में कि उनका एविडेंस फेवरेट है। एविडेंस अगर फेवरेट आपने बनाया है तो रिलेवेंसी हो गया, एडमिसिबिलिटी हो गया, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, पर रिलेवेंसी हो गया, एडमिसिबिलिटी हो गया, और क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या नए प्रोविजंस आए उसको भी एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सीआरपीसी और आईपीसी को कवर करने की ट्राई करूंगा। इन्हें सिंगल वीडियो तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा पार्ट्स में वीडियो को ले आऊं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बस अच्छे से तैयारी कीजिए। और अपने यहाँ पे भी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड हो देने में तो वो आ सकता है, उसको जैसे ठीक लगे।